गुड मॉर्निंग। किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 का वीडियो 22 लेकर के मिल रहे हैं हम लोग। पिछला वीडियो में उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बात कर रहे थे हम कि वस्तु कहाँ होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उसमें हमने 3 केस बना करके भी दिखाया था। ऐसे एग्जाम के लिए आपका या 12 सिलेबस के लिए कुछ नहीं है, ये बस जानकारी होना चाहिए था। तो जो 3 कंडीशन हमने बना के दिखाया, होता 6 केस है, आपको दर्पण में भी बता चुके हैं। जो अवतल दर्पण के 6 केस है वो उत्तल लेंस का होगा। अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस। अवतल दर्पण की जो घटनाएं होंगी वो उत्तल लेंस में होगा, जो उत्तल दर्पण की घटनाएं होंगी वो अवतल लेंस में होगा। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर कि उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसको लैंग्वेज में देखेंगे, वस्तु कहाँ होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ध्यान दीजिएगा। उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके 6 केस होंगे। अवतल दर्पण में भी बिल्कुल वही था जो आप अवतल दर्पण में देखे थे। आप वीडियो यदि लाइन से देखते होंगे और वीडियो लाइन बाई लाइन आप समझ रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि इसको फिर से बताना पड़ेगा। ये जो 5 केस है बिल्कुल अक्षरशः जो है, अक्षरशः जो अवतल दर्पण में था बिल्कुल वही है। बस 6ठे केस को समझिए। हमें उसमें लिखवाए थे कि फोकस एवं ध्रुव के बीच वस्तु हो। फोकस एवं ध्रुव के बीच, यहाँ फोकस एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच वस्तु है। वहां हम दर्पण में बताए थे कि फोकस एवं ध्रुव के बीच वस्तु हो, यहाँ है फोकस एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच वस्तु हो। तो वहां प्रतिबिंब बन रहा था दर्पण के पीछे, यहाँ बन रहा है वस्तु के पहले। कल हम ये केस बना के आपको दिखाए भी थे। हमने जो आपको 3 केस बना के दिखाया था वो 3 केस यही था, बी, डी और एफ। तो फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच वस्तु हो तो प्रतिबिंब वस्तु के पहले बनता है, काल्पनिक बनता है एवं अत्यंत बड़ा बनता है। वस्तु के पहले बनेगा, काल्पनिक और अत्यंत बड़ा। तो आपका जो अंतर है उसमें यहाँ पर ध्रुव लिखा हुआ था। अवतल दर्पण में फोकस एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच की जगह पर फोकस एवं ध्रुव के बीच। प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन रहा था, यहाँ वस्तु के पहले है। बाकी जो टर्म आप देख रहे हो बिल्कुल वही है जो टर्म अवतल दर्पण में था। इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव आपको अवतल दर्पण में बताए थे, याद भी होगा आप लोगों को, नोट्स में नहीं था, कि जैसे जैसे वस्तु को अनंत से दर्पण की ओर लेकर आते हैं, जैसे जैसे वस्तु को अवतल दर्पण में अनंत से दर्पण की ओर लेकर आते हैं, प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है। ठीक उसी तरह उत्तल लेंस में भी वस्तु को जब अनंत से लेंस की ओर लाते हैं, प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर बिंदु के समान था, फिर छोटा हुआ, फिर बराबर हुआ, फिर बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, अत्यंत बड़ा हुआ। इसका मतलब हुआ कि उत्तल लेंस में वस्तु को अनंत से लेंस की ओर हम लेकर के आएंगे तो प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है। बिल्कुल वही जो अवतल दर्पण में था वही उत्तल लेंस में है। अभी हम बात करेंगे अवतल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति। हमने पहले ही बोला कि अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस। तो उत्तल दर्पण में आपको पता होगा एक ही केस होता है। उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रहे, प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा, छोटा एवं फोकस के अंदर बनता है। काल्पनिक, सीधा, छोटा एवं फोकस के अंदर बनता है उत्तल दर्पण में। बिल्कुल वही केस अवतल लेंस में भी होगा। अवतल लेंस में भी वस्तु कहीं भी रहे, प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा, छोटा एवं फोकस के अंदर बनता है। अवतल लेंस में भी वस्तु कहीं भी रहे, प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा, छोटा एवं फोकस के अंदर बनता है। तो इसी कंडीशन को हम देखेंगे अब अवतल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति। ध्यान दीजिएगा, ये अवतल लेंस हमने दिखाया है। अवतल लेंस का ये प्रकाशीय केंद्र हो गया। यहाँ से हम बराबर बराबर दूरी पर फोकस और वक्रता केंद्र खींचेंगे। आप देख सकते हैं ये फोकस हुआ, ये वक्रता केंद्र हुआ। बराबर बराबर दूरी पर जो भी दूरी लेंगे प्रकाशीय केंद्र से लेंगे तो बराबर बराबर दूरी पर ये फोकस हुआ, ये वक्रता केंद्र हुआ। राइट साइड में भी करेंगे, आपको पता होगा 2 फोकस और 2 वक्रता केंद्र होता है।
तो बाएं साइड और दाहिने साइड दोनों तरफ जो है हमने फोकस और वक्रता केंद्र कर दिया। अब आप देखेंगे पहला सतह ये है और पहला सतह का फोकस और वक्रता केंद्र ये है, इसीलिए मुख्य वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस हुआ। दूसरा सतह का फोकस ये और वक्रता केंद्र ये हुआ, जिसको हम लोग द्वितीयक कहेंगे। अब रूल कहता है कि वस्तु कहीं भी रहे, हम लोग देखेंगे अवतल लेंस में वस्तु यहाँ है, वस्तु से दो किरण निकलेगा, एक किरण सीधा लेंस पर आता है। यहाँ पर एक सवाल होगा, हम लोग देखेंगे। एक किरण सीधा लेंस पर आता है, जो लेंस पर आया वो फोकस से होकर गुजरता है। जो किरण लेंस पर आता है वो फोकस से होकर गुजरता है। वस्तु से एक किरण निकला, जो किरण निकला वो सीधा लेंस पर आया, जो लेंस पर आया वो फोकस से होकर गुजरता है। तो फोकस से होकर गुजरता नहीं है, गुजरता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि ये तो सीधा उधर निकल गया, तो फोकस से होकर गुजरता हुआ प्रतीत होता है। इसके बाद दूसरा किरण निकलेगा, जो वस्तु से दूसरा किरण निकलता है वो प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरता है। जो दूसरा किरण निकलता है वो प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरता है। जहां कटेगा वही प्रतिबिंब बनेगा। तो आप देख सकते हैं एक किरण निकला जो सीधा लेंस पर गया, जो लेंस पर गया वो फोकस से होकर गुजरता हुआ प्रतीत हुआ, और दूसरा किरण जो है प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरता है। जहां कटा वही प्रतिबिंब बना, तो यही हमारा प्रतिबिंब हुआ। यही प्रतिबिंब हुआ, वस्तु हुआ ए बी, प्रतिबिंब हुआ ए डैश बी डैश। यानी हम कह सकते हैं कि अवतल लेंस में वस्तु कहीं भी रहे, अवतल लेंस में वस्तु कहीं भी स्थित हो, अवतल लेंस में वस्तु कहीं भी स्थित हो, प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा, छोटा एवं फोकस के अंदर बनता है। फोकस के अंदर बनता है, काल्पनिक, सीधा, छोटा एवं फोकस के अंदर बनता है। अवतल लेंस में यही एक कंडीशन है। अब आप देख सकते हैं वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है, काल्पनिक, सीधा है तो काल्पनिक है, फोकस के अंदर में है। यहाँ एक सवाल निकल के आता है। सवाल ये है कि ये जो किरण लेंस पर आया तो इस फोकस से होकर क्यों गुजरा, जो कि इधर से भी तो गुजर सकता था। इस लेंस पर जो किरण आया वो किरण इधर क्यों गया, ये तो फोकस से होकर गुजर सकता था, इस फोकस से आराम से गुजर सकता था। दर्पण में ये संभावना नहीं थी, इसीलिए दर्पण का दूसरा सतह पेंट हो किया रहता है तो किरण पार ही नहीं करेगा। लेकिन इसमें तो किरण पार कर रहा है ना, लेंस में तो किरण पार करता है, तो किरण पार करता है तो इस फोकस से होकर गुजरता। जैसा कि हम पीछे उत्तल लेंस के सभी कंडीशन में दिखाए हैं। उत्तल लेंस में हमने जो भी कंडीशन बना करके दिखाया है उसमें आप देखिएगा कि इसी फोकस से होकर गुजर रहा है। तो अवतल लेंस में इस फोकस से होकर क्यों नहीं गुजरा, ये सवाल बनता है। तो इसका जवाब ये हो जाएगा कि जो किरण गुजरता है फोकस से वो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। आप डायग्राम देखिएगा उत्तल लेंस वाला, समझ में आ जाएगा कि उत्तल लेंस में जो किरण गुजर रहा था वो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, और यहाँ पर मुख्य फोकस ये है, इसीलिए इधर से गुजरता हुआ प्रतीत हुआ। ये द्वितीयक फोकस है, और द्वितीयक फोकस से होकर किरण नहीं गुजरता है। अब आप उत्तल लेंस का तीनों कंडीशन देखिएगा, समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि जो किरण गुजरता है वो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। जो किरण लेंस पर आता है वो फोकस से होकर गुजरता है। तो कौन सा फोकस, तो मुख्य फोकस, मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, जबकि ये द्वितीयक फोकस है, इसीलिए इधर से होकर नहीं गुजरा। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अवतल लेंस में यही एक कंडीशन है कि वस्तु कहीं भी रहे, प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा, छोटा एवं फोकस के अंदर बनता है। उत्तल लेंस में 6 केस है। सबसे आसान तरीका, अवतल दर्पण उत्तल लेंस के इक्वल है, जो अवतल दर्पण में है वही उत्तल लेंस में है। उत्तल दर्पण अवतल लेंस है, जो उत्तल दर्पण का है वही उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का होगा।
तो यदि आप दर्पण समझ गए होंगे तो इसको दोबारा फिर पढ़ने की ज़रूरत कुछ नहीं है, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। अभी हम लोग आवर्धन के बारे में बात करेंगे कि लेंस में आवर्धन क्या है। हम दर्पण में आवर्धन बता चुके हैं, बिल्कुल वही कंडीशन लेंस में भी हम बात करेंगे। जब आवर्धन दर्पण में हम लोग पढ़ रहे थे तो आपको पता होगा कि हम वहाँ भी बोले थे कि आप जो आवर्धन यहाँ पढ़ रहे हैं बिल्कुल वही आवर्धन लेंस में भी होगा। तो अभी हम लोग लेंस के लिए भी थोड़ा बहुत जानकारी लेके ध्यान दीजिएगा। आवर्धन मैग्निफिकेशन, थोड़ा सा आवर्धन पर कुछ पॉइंट समझिएगा। आवर्धन जो हम यहाँ लिखे हुए हैं वो रेखीय आवर्धन है। रेखीय आवर्धन को ही हम आवर्धन कहते हैं। जैसे आपको पता होगा रेखीय वेग ही वेग है, रेखीय चाल ही चाल है, ठीक उसी तरह रेखीय आवर्धन ही आवर्धन है। कोणीय आवर्धन अलग है, रेखीय आवर्धन अलग है, और आवर्धन क्षमता भी अलग है। कोणीय आवर्धन और आवर्धन क्षमता ये हम लोग को आगे पढ़ना है जब प्रकाशीय यंत्र पढ़ेंगे। हम लोग लाइट में ही प्रकाशीय यंत्र जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां हम आपको पढ़ाएंगे कोणीय आवर्धन और आवर्धन क्षमता के बारे में। तो ये रेखीय आवर्धन है या आवर्धन कहिए, मैग्निफिकेशन। किसी लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। किसी लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का सूत्र है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। थोड़ा सा 1 मिनट हम चर्चा करना चाहेंगे। यदि आपको जो नोट्स हम भेज रहे हैं तो उसको यदि नोट्स से आप नोट्स बना रहे होंगे तो ध्यान देकर के उतारिएगा कि कहीं कहीं नोट्स में मिस्टेक भी हो रहा है। कुछ बच्चे मेरे पास उस गलती को इंडिकेट करा रहे हैं, कहीं कहीं हमने 2-3 जगह नोट्स में मिस्टेक देखा है। तो नोट्स से नोट्स बनाते समय आप लोग को वीडियो को जरूर ध्यान रखिए कि वीडियो में क्या पढ़ाया गया है और नोट्स में क्या, क्योंकि नोट्स स्टूडेंट का किया हुआ है तो हो सकता है उससे कहीं कहीं मिस्टेक भी हुआ हो। हम उतना चेक नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश करेंगे अब, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नोट्स में कहीं कहीं मिस्टेक भी हो रहा है। तो अभी हम बात करेंगे आवर्धन। तो किसी लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का सूत्र हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, कैपिटल एच बटा स्मॉल एच। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, एम बराबर कैपिटल एच बटा स्मॉल एच। एम बराबर लेंस में भी बटा यू होता है। आपको याद होगा दर्पण में हम माइनस भी बटा यू बताए थे, तो लेंस में भी बटा यू होता है, जहां भी क्या है प्रतिबिंब दूरी और यू क्या है वस्तु दूरी। भी है प्रतिबिंब दूरी और यू क्या है तो वस्तु दूरी। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, एम इक्वल टू कैपिटल एच बटा स्मॉल एच। एम बराबर भी बटा यू, जहां भी क्या है प्रतिबिंब दूरी, यू क्या है वस्तु दूरी। दर्पण में माइनस भी बटा यू होता है और लेंस में प्लस भी बटा यू होता है। इसके बाद आवर्धन में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ाए थे, शायद याद होगा कि जब m का मान 1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, m का मान 1 से छोटा हो तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, m का मान 1 हो तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। हमें आशा करते हैं आपको याद होगा। इसके बाद 2 पॉइंट और बताए थे कि m का मान धनात्मक हो, यदि m का मान धनात्मक आए तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, m का मान ऋणात्मक आए तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। m का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, m का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। 2 पॉइंट और हम बात करेंगे, वो दोनों पॉइंट ध्यान दीजिएगा। लेंस में 5 पॉइंट आपका हुआ कि m का मान 1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, m का मान 1 से छोटा हो तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, m का मान 1 हो तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, m का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, m का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। हम यहाँ पर ये जो 5 पॉइंट है डायरेक्ट बोल दिए, समझाए नहीं, क्योंकि हमने दर्पण में भी बता चुके हैं। तो दर्पण में वीडियो आप देख सकते हैं, दर्पण वाला जब दर्पण में वीडियो देख लीजिएगा। यदि जिनको समझने में प्रॉब्लम हो तो फिर से दर्पण वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ऐसा कोई बात है नहीं। अब हम लोग अगले पॉइंट की बात करेंगे, लेंस सूत्र 1/v - 1/u = 1/f।
ये सूत्र हम आज ही के वीडियो में प्रूफ भी कर देंगे। ये टॉपिक मुझे पहले पढ़ाना चाहिए था, उसके बाद यहाँ पढ़ाना चाहिए था, फिर भी आप पहले देख लीजिए। लेंस सूत्र है 1/v - 1/u = 1/f। दोनों तरफ v से गुना करने पर, दोनों तरफ v से गुना करने पर, पिछला बार जब ये बात किए थे तब v से भाग लिखे थे कि दोनों तरफ v से भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। v से आप भाग कीजिए, v से गुना कीजिए, दोनों तरफ जब करना है तो कोई फर्क ही नहीं है। जो क्रिया आप दोनों तरफ कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं है। दोनों तरफ v जोड़ने पर, दोनों तरफ v घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब दोनों तरफ क्रिया कर रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है। तो दोनों तरफ v से गुना करने पर, तो v से गुना करेंगे तो v/v माइनस v/u = v/f। तो 1 माइनस v/u बराबर v/f, 1 माइनस v/f इक्वल टू v/u। जो माइनस v/u है उधर गया तो प्लस हो गया, और v/u m होता है तो m बराबर 1 माइनस v/f। ये आपका आवर्धन का सूत्र हुआ लेंस के लिए। लेंस के लिए एक और आवर्धन का सूत्र है m बराबर 1 माइनस v/f। v और f दिया हो, m निकालना हो तो हम डायरेक्ट इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसी में हम पॉइंट देख लें कि 1/v - 1/u = 1/f। दोनों तरफ u से गुना करने पर, दोनों तरफ u से गुना करने पर, जब हम दोनों तरफ u से गुना करेंगे तो u/v माइनस u/u इक्वल टू u/f। u/v माइनस u/u इक्वल टू u/f। u/v माइनस 1 इक्वल टू u/f। u/v इक्वल टू u/f प्लस 1। u/v इक्वल टू u प्लस f/f। पलट दीजिए तो v/u इक्वल टू f/f प्लस u। v/u बराबर f/f प्लस u। v/u तो m होता है तो m बराबर f/f प्लस u। ये आपका आवर्धन का सूत्र हुआ। यदि f और u यानी फोकस दूरी और वस्तु दूरी दिया हो, आवर्धन निकालना हो तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी दिया हो तो आवर्धन निकालना हो तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा आवर्धन से रिलेटेड टर्म हुआ। इस तरह का सूत्र हम आपको दर्पण में भी पढ़ाए थे, लेकिन वहाँ पर m बराबर f/f माइनस u था। यहाँ पर m बराबर 1 माइनस v/f शायद, या 1/v प्लस 1 प्लस v/f था, ये एक्यूरेट याद नहीं है। तो डायरेक्ट आप इस सूत्र का इस्तेमाल कर भी सकते हैं, लेकिन यदि आप नियम से बनाएं कोई भी न्यूमेरिकल को तो सूत्र अलग से रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आवर्धन में इतना ही पढ़ना है। अभी हम आप लोगों को लेंस सूत्र सिद्ध करके दिखा रहे हैं, लेकिन बार बार हम आपको बोल रहे हैं कि लेंस, आवर्धन, प्रतिबिंब की स्थिति या अभी जो लेंस सूत्र पढ़ा रहे हैं ये आपके इंटर के सिलेबस या एग्जाम से कोई मतलब इसको नहीं है। बस जानकारी होना चाहिए, आप लोग को जानकारी के लिए देखना जरूरी है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी हम लेंस सूत्र सिद्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेंस सूत्र सिद्ध करवाने के लिए हमने एक परिस्थिति जो कल बनवाया था उसमें से तीनों में से कोई भी आप कंडीशन लेकर के बना सकते हैं। तो हमने ये कंडीशन लेकर के बनाना शुरू किया। वस्तु AB है जिसका प्रतिबिंब A', B' बना है। ये प्रकाशीय केंद्र O हुआ, और ये जो बिंदु है इसको हम M मान लेते हैं। इसके बाद ये हमारा वस्तु दूरी हो जाएगा। आप देखते होंगे, जानते होंगे कि लेंस से वस्तु की जो दूरी है वो वस्तु दूरी है, और वस्तु दूरी u हो गया, प्रतिबिंब दूरी v हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी v हो जाएगा, फोकस दूरी f हो जाएगा। फोकस दूरी हमारा f हो गया, और वक्रता त्रिज्या जो आप ये देख रहे हो, ये वक्रता त्रिज्या 2f हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या 2f हो गया, फोकस दूरी के 2 गुना। ध्यान दीजिएगा, सभी दूरियां
यहीं से ली गई है। यहाँ से वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v, फोकस दूरी है, पर वक्रता त्रिज्या 2f। थोड़ा सा समझ लीजिए, ये जो आप लाइन देख रहे हैं वो f के सामने है, ये b, a डैश b डैश के सामने है, ये c के सामने है, ये हमारा a के सामने है। अब हम बात करें तो चित्र में एक उत्तल लेंस दर्शाया गया है जिसमें वस्तु ए बी है, जिसका प्रतिबिंब a डैश b डैश वास्तविक और उल्टा बन रहा है। वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v, फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या 2f है। अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज BAO B डैश A डैश O में। त्रिभुज BAO एवं त्रिभुज B डैश A डैश O में देखिए तो कोण BAO बराबर हो जाएगा कोण B डैश A डैश O के। क्यों बराबर होगा? तो 90 डिग्री। ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर हो गया। क्यों बराबर हुआ? तो 90 डिग्री। कोण BOA बराबर कोण B डैश O A डैश, ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर हो गया शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। और आपको पता होगा जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज BAO समरूप है त्रिभुज B डैश A डैश O के। ये समरूप का चिन्ह हुआ। और जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर AB बाटा A डैश B डैश, यानी लंब बाटा लंब, पहला त्रिभुज का लंब बाटा दूसरा त्रिभुज का लंब, बराबर पहला त्रिभुज का आधार मतलब AO बाटा दूसरा त्रिभुज का आधार A डैश O। समीकरण नंबर 1। इसके बाद पुनः समकोण त्रिभुज MOF B डैश A डैश F में, MOF एवं त्रिभुज B डैश A डैश F में सेम बातें होंगी, ध्यान दीजिएगा। समकोण त्रिभुज MOF त्रिभुज B डैश A डैश F में आप देखिए तो कोण MOF बराबर कोण B डैश A डैश F। क्यों बराबर है? तो 90 डिग्री। MOF मतलब ये वाला कोण बराबर B डैश A डैश F मतलब ये वाला कोण बराबर है तो 90 डिग्री। कोण MFO बराबर कोण B डैश F A डैश, MFO मतलब ये वाला कोण B डैश F A डैश मतलब ये कोण बराबर है शीर्षाभिमुख कोण से। ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। और जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसीलिए त्रिभुज MOF समरूप हो गया त्रिभुज B डैश A डैश F के। और जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो फिर वही बात, उनकी भुजाएं समान अनुपात में होंगी तो लंब MO बाटा इसका लंब A डैश B डैश, यानी पहले त्रिभुज का लंब बाटा दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले त्रिभुज का आधार OF बाटा दूसरे त्रिभुज का आधार A डैश F। OF का मान तो पता है लेकिन A डैश F का मान नहीं पता है, तो A डैश F की जगह पर A डैश O में से OF घटा देंगे तो ये बच जाएगा, इतना में से इतना घटा देंगे तो ये बचेगा। यानी A डैश F की जगह पर हम लिख सकते हैं A डैश O माइनस OF। और आपको पता होगा कि MO का मान AB के बराबर है क्योंकि समानांतर है, तो MO के जगह पर हम AB लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ। समीकरण 1 और 2 में लेफ्ट लेफ्ट बराबर करके राइट राइट आप बराबर कर सकते हैं। लेफ्ट लेफ्ट बराबर हो जाएगा तो राइट राइट बराबर हो जाएगा, और जब राइट राइट बराबर हो जाएगा तो चिन्ह परिपाटी से इन सब का मान आप रखिएगा। AO का मान, A डैश O का मान, OF का मान, सबका मान रखिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको सूत्र मिल जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, जैसा कि दर्पण में मिला था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f।
तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। आप घर पे इसको ट्राई कीजिएगा, इसके आगे आप लोग कोशिश करिएगा, ऐसे हम अगले वीडियो में इसको बना देंगे। फिर भी आप घर पे कोशिश करेंगे बनाने की, यदि बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।